पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि सातों पौराणिक खंजर वापस रोंग नियनबिंग के पास लौट आए। साफ दिखाई दे रहा था कि रोंग नियनबिंग को अपने प्रिय खंजरों से अलग होने का गहरा दुख था, लेकिन उसने दृढ़ता से हाथ हिलाया और वे सभी मिलकर एक प्रकाश पुंज बन गए। वह प्रकाश पुंज फिर उनके ऊपर फैले तारों से भरे आकाश में छोड़ दिया गया। अब आगे देखेंगे, लेकिन उसी पल वे हवा में विलीन हो गए। रोंग नियनबिंग हुओ युहाओ के सामने आए और अपने हाथ में पकड़े मुकुट को धीरे धीरे हुओ युहाओ के सिर पर रख दिया। हुओ युहाओ की आंखों में सातों इमोशंस झिलमिलाए और उसके शरीर पर एक चमकदार आभा उभरते ही सब कुछ अंत में शांति और स्थिरता में लौट आया। मुकुट हुओ युहाओ के भीतर समा गया और उसी समय सातों इमोशंस भी पीछे हट गए। अचानक हुओ युहाओ के शरीर से एक अवर्णनीय रोशनी फूट पड़ी और उसकी 6 महान स्पिरिट्स एक एक करके प्रकट होने लगीं। स्काई ड्रीम आइस वर्म, आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, स्टार अनाइस मिस्टीरियस आइस ग्रास, आइस बेयर किंग और मरमेड प्रिंसेस एक एक करके उसके पीछे दिखाई दिए। सातों इमोशंस तुरंत विभाजित हो गए। स्नो एम्प्रेस ने सौरों का इमोशन विरासत में लिया, आइस एम्प्रेस ने एंगर, स्टार अनीस मिस्टीरियस आइस ग्रास ने हैप्पीनेस और आइस बेयर किंग ने ब्लिस। मरमेड प्रिंसेस लिया ने ईविल को विरासत में लिया। वहीं स्काई ड्रीम आइसवर्म का पूरा शरीर चमकदार सुनहरी रोशनी से ढक गया, जिसने हुओ युहाओ को गहरे परिवर्तन का अनुभव कराया। वह 1 मिलियन साल सोल बीस्ट, जिसे अब भविष्य मिला था, उसने लव की शक्ति को विरासत में लिया। हुओ युहाओ की 6 स्पिरिट्स ने अलग अलग इमोशंस को विरासत में ले लिया। रोंग नियानबिंग की भौहें झुक गईं। एक बचा है हेट। क्या तुम हेट की शक्ति खुद विरासत में लोगे? इसी पल हुओ युहाओ के माथे पर स्थित वर्टिकल आई धीरे धीरे खुला और उसके भीतर से काली रोशनी की एक किरण बाहर निकली। उसके सामने कुछ मंडराने लगा और उससे हेट की आभा तुरंत फैलने लगी। क्या सातवें और अंतिम इमोशन को विरासत में लेने वाली सत्ता ईविल आई टायरेंट किंग नहीं था? ईविल आई टायरेंट किंग हुओ युहाओ की स्पिरिट्स में से नहीं था, लेकिन हुओ युहाओ के साथ उसका फ्यूजन किसी भी स्पिरिट से कम नहीं था। ईविल एम्परर ने आसपास के माहौल को महसूस करते हुए मानो बहुत कुछ समझ लिया। उसकी तीव्र हेट धीरे धीरे शांत हो गई और अंत में वह अपने छोटे रूप में बदलकर हुओ युहाओ के पास तैरने लगा। ईविल आई टायरेंट किंग से अब भी हेट निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में केवल शांति थी। अच्छा, रोंग नियनबिंग ने हुओ युहाओ की ओर सिर हिलाया। उसके शरीर से एक शक्तिशाली सफेद रोशनी फूटी, जिसने हुओ युहाओ और उसे दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। हुओ युहाओ और उसकी सातों स्पिरिट्स ने एक साथ आंखें बंद कर लीं। सातों इमोशंस निरंतर बहते रहे और उनका हर पहलू बदलता और ऊंचा उठता चला गया। एक अनजान समय बीत गया। जब हुओ युहाओ ने फिर से आंखें खोलीं, तो उसकी 7 महान स्पिरिट्स गायब थीं। उसने हैरानी से महसूस किया कि वह एक छोटे से पर्वत पर खड़ा था, लेकिन उस छोटे पर्वत के चारों ओर केवल बादल और कोहरा था। बादल हवा में लहरा रहे थे और तरह तरह के घने एलिमेंट्स वातावरण में फैले हुए रहस्यमय ढंग से हिल रहे थे। हुओ युहाओ ने खुद को देखा और उसकी भावनाएं बदलने लगीं। ऊपरी तौर पर कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन उसके मन में जैसे कुछ और जुड़ गया था। चारों ओर के बादल अचानक हल्के सुनहरे रंग से रंग गए, जिनसे एक अजीब लेकिन अनोखी गुणवत्ता झलक रही थी। कई आकृतियां धीरे धीरे बादलों से उभरीं और हुओ युहाओ की ओर उड़ने लगीं। वे सभी सुंदर थे और पीले, सादे वस्त्र पहने हुए थे। कुछ ही पलों में वे हुओ युहाओ के सामने आ खड़े हुए। कुल 12 लोग थे और सभी ने झुककर हुओ युहाओ का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। सबसे आगे खड़े व्यक्ति ने कहा, ग्रीटिंग्स, गॉड ऑफ इमोशन। तुम लोग कौन हो? हुओ युहाओ ने उलझन में पूछा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हम गॉड रेल्म के गॉड ऑफिसर्स हैं। आप गॉड रेल्म में नए हैं और हम आपको गॉड किंग और इन्फोर्सर के पास ले जाने आए हैं। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। अब वह यहां आ ही चुका था तो साथ चलना ही ठीक था। उसे अब भी रोंग नियानबिंग के शब्द याद थे कि उसका फादर इन लॉ टैंग सेक्ट का एंसेस्टर और गॉड रेल्म का एनफोर्सर है। गॉड ऑफिसर्स ने आगे बढ़ने का इशारा किया। आगे वाला व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था, जबकि बाकी दोनों ओर हट गए। उनके चेहरे पर गहरा सम्मान और श्रद्धा थी। हुओ युहाओ का शरीर स्वाभाविक रूप से आगे तैरने लगा। गॉड बनने के बाद सब कुछ अलग लग रहा था और उसकी स्पिरिचुअल पावर व सोल पावर दोनों में भारी परिवर्तन आ चुका था। हुओ युहाओ का स्पिरिचुअल सी अजीब सुनहरे रंगों से भरा हुआ था और उसकी गुणवत्ता
किसी और ही रियल्म की लग रही थी। वह जैसे चाहे वैसा कर सकता था। इससे उसे अपने टीचर इलेक्ट्रोलक्स का स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन याद आ गया। उसकी स्पिरिचुअल पावर किसी अलग प्लेन की तरह थी, और वह डेमीप्लेन नहीं बल्कि एक सच्चा प्लेन लग रहा था। वहां हर चीज पर हुओ युहाओ का नियंत्रण था। शायद यही एक सच्चे गॉड होने का एहसास होता है। अब हुओ युहाओ के स्पिरिचुअल सी को उसका गॉडली सी कहा जाना चाहिए, और उसके शरीर में बह रही सुनहरी सोल पावर को गॉड पावर। उसकी गॉड पावर उसके विचारों के अनुसार एलिमेंट्स को बदल सकती थी, और वह गॉड रेल्म के भीतर सभी एलिमेंटल तरंगों को नियंत्रित कर सकता था। बेशक ये परिवर्तन उन्हीं एलिमेंट्स तक सीमित थे जो उसके पास पहले से थे, लेकिन अब वे अलग अलग नहीं थे, बल्कि कहीं अधिक शुद्ध हो चुके थे। वह उन्हें पल भर में बदल भी सकता था। रोशनी और धुंध अलग होती गई, और उसके सामने के दृश्य लगातार बदलते रहे। हुओ युहाओ ने अपने चारों ओर फैले वातावरण में अपनी कॉन्शियसनेस को फैलाया। उसे हैरानी हुई कि गॉड रेल्म इंसानी सीमाओं से परे नहीं था। यहां भी जमीन, पहाड़ और नदियां थीं। फर्क बस इतना था कि हर कोने में हेवन एंड अर्थ की घनी वाइटल एनर्जी थी, जो डोलुओ कॉन्टिनेंट से सैकड़ों गुना अधिक थी। यहां केवल सांस लेना ही कल्टीवेशन बढ़ा देता। हालांकि इस अजीब दुनिया में कोई अनोखी शक्ति भी थी जो किसी चीज को सीमित कर रही थी। इन सब बातों को समझने के लिए हुओ युहाओ को समय चाहिए था। रोंग नियनबिंग की जानकारी तो बस आधार थी, और विशाल गॉड रेल्म में अब भी अनगिनत रहस्य थे। हुओ युहाओ काफी देर तक उड़ता रहा। फिर उसके सामने का क्षेत्र चमक उठा, और आसपास का सुनहरा रंग और गहरा हो गया। कोमल रोशनी ऐसे लग रही थी जैसे मां का हाथ बादलों को सहला रहा हो। उस धुंधले स्थान में कहीं दूर एक भव्य हॉल दिखाई दिया, जो एक साथ वास्तविक और अवास्तविक लग रहा था। बादलों के बीच एक अकेली आकृति शांत खड़ी थी, अनंत क्षितिज की ओर देखते हुए। कोई नहीं जानता था कि वह क्या देख रहा है। उस व्यक्ति के लंबे नीले बाल थे, जो झरने की तरह पैरों तक गिर रहे थे। यदि उसका कद सीधा और कंधे चौड़े न होते, तो पीठ से देखने पर कोई उसे स्त्री समझ लेता। उसकी शानदार नीली पोशाक पर पानी की लहरों जैसा आभास था। गहराई से देखने पर आंखें उन नीले रंगों में खिंच जाती थीं, जो समुद्र की तरह विशाल और अथाह थे। वह व्यक्ति उम्र में 20 से थोड़ा ही बड़ा लग रहा था। उसके चेहरे की बनावट सुंदर थी, और उसकी आंखें गहरी और रहस्यमय थीं। वे खाली भी लगती थीं, और जैसे पूरे ब्रह्मांड को समेटे हों। कभी कभी बैंगनी चमक झलक जाती, जो और भी आकर्षक थी। एक पल में युवावस्था की ताजगी, और अगले ही पल जीवन मृत्यु की अनुभूति। गॉड ऑफिसर्स हुओ युहाओ को उसके सामने ले आए और रुक गए। उन्होंने झुककर कहा, गॉड ऑफ द सी। हाँ। नीले बालों वाला युवक मुड़ा और हुओ युहाओ को देखा। उसकी शांत आंखें अचानक ठंडी हो गईं। गॉड ऑफिसर्स चुपचाप पीछे हट गए और उन्हें अकेला छोड़ दिया। पिछली मुलाकात की तुलना में यह व्यक्ति और भी भयावह व गरिमामय लग रहा था। हुओ युहाओ को उसकी दूरी भरी आभा से ऐसा दबाव महसूस हुआ कि उसकी सांसें अनियमित हो गईं। ग्रीटिंग्स, अ गॉड ऑफ द सी। हुओ युहाओ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे संबोधित करे। वह फादर इन लॉ कहने से डर रहा था, और नाम लेने की हिम्मत भी नहीं थी। तांग सान ने हुओ युहाओ को परखा और सपाट स्वर में कहा, तुमने रोंग नियनबिंग का गॉडली सीट विरासत में लिया है। आज से तुम गॉड रेल्म के सदस्य हो। यहाँ कई नियम हैं, और आगे गॉड ऑफिसर्स तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हें गॉड रेल्म में कुछ भूमि मिलेगी। दोनों गॉड किंग्स और बाकी 2 एनफोर्सर्स अभी कल्टीवेशन में हैं, लेकिन गॉड्स असेंबली में तुम उनसे मिल सकोगे। जब तक तुम नियमों का पालन करोगे, काउंसिल तुम्हारे कामों में दखल नहीं देगी। तांग सान ने कठोर स्वर में कहा। आओ। उसके पास एक छाया प्रकट हुई। यह व्यक्ति सुनहरे वस्त्र पहने था, और उसकी गॉडली पावर की तरंगें पहले आए गॉड ऑफिसर्स से कहीं अधिक थीं। एनफोर्सर, सर। तांग सान ने हाथ हिलाया। नए गॉड ऑफ इमोशंस को उसके निवास तक पहुंचा दो। जी। सुनहरे वस्त्र वाले गॉड ऑफिसर ने सम्मान से उत्तर दिया। तांग सान ने ठंडी नजर से हुओ युहाओ को देखा और दूर स्थित विशाल हॉल की ओर उड़ गया। हुओ युहाओ घबरा गया और जल्दी से बोला, कृपया रुकिए, गॉड ऑफ द सी। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य तंग वूतों को ढूंढना था। वह आखिरकार अपने फादर इन लॉ से मिला था, लेकिन अगर वह चला गया तो वह उसे कैसे पाएगा? तंग सान रुका, लेकिन मुड़ा नहीं। उसने पूछा, और क्या चाहिए? हुओ युहाओ ने मुट्ठियां कस लीं। भारी दबाव के बीच उसने कहा, कृपया मुझे वुटोंग से मिलने दीजिए। मैं उसे सब कुछ समझाना चाहता हूं। बकवास। तंग सान अचानक गरजा और घूम गया।
उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। क्या तुमने मेरी बेटी को पहले ही काफी नुकसान नहीं पहुंचाया? निचली दुनिया में तुम्हारे कारण उसने इतना कष्ट झेला और अब भी उससे मिलना चाहते हो? हुओ यूहाओ ने बिना झिझक कहा, हाँ, सारी गलती मेरी है, लेकिन मैं बस उसे देखना चाहता हूं। क्या आप मुझे एक मौका दे सकते हैं? तांग सान ठंडा हंसा और बगल में खड़े सुनहरे वस्त्र वाले गॉड ऑफिसर की ओर देखा। वह इशारा समझ गया और सुनहरी चमक के साथ गायब हो गया। तुम उससे मिलना चाहते हो? ठीक है, मिल सकते हो, तांग सान ने धीमी आवाज में कहा। हुओ यूहाओ का दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन तांग सान के भाव देखकर वह खुशी तुरंत डूब गई। तांग सान ने आगे कहा, लेकिन तभी जब तुम मुझे हरा सको। हुओ यूहाओ एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे हराना? गॉड रियल्म के सबसे शक्तिशाली एनफोर्सर को हराना? टैंग सान को हराना, जिसके बारे में खुद रोंग नियनबिंग, जिसकी गॉड सीट मैंने विरासत में ली है, यह मान चुका है कि वह उससे कमजोर है? उस व्यक्ति को हराना जो 10,000 साल पहले ही गॉड बन चुका था? मुझे अपने भविष्य के फादर इन लॉ को हराना होगा? यह कैसे संभव है? मैं मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूं? वो युहाओ ने कुछ हाँफते हुए कहा। तंगसान हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो फिर तुम यहां से चले जाओ। हुओ युहाओ ने जबरदस्ती हंसी दबाई। आप टैंग सेक्ट के एंसेस्टर हैं और गॉड रेल्म के एनफोर्सर हैं। मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूं और आपको कैसे हरा सकता हूं? टैंग सान ने ठंडी आवाज में कहा। इस वक्त मैं न एनफोर्सर हूं, न टैंग सेक्ट का फाउंडर। मैं सिर्फ एक ऐसी बेटी का पिता हूं जिसे सताया गया और जिसके साथ नाइंसाफी हुई। तुमने वूटोंग से कितनी बार कहा था कि तुम उसकी रक्षा करोगे, उसे बचाओगे और उसे जरा भी चोट नहीं लगने दोगे। लेकिन क्या तुमने ऐसा किया? तुमने उसे बार बार चोट पहुंचाई और उसे दर्द व पीड़ा की खाई में धकेल दिया। तुम्हारा पहले से एक बच्चा है, फिर भी तुम मेरी बेटी से चिपके क्यों हुए हो? ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनिए, गॉड ऑफ द सी। हुओ यूहाओ घबराते हुए बोला। मुझे उस बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ। मैं मैं अब भी वर्जिन हूं। वर्जिन शब्द कहते ही हुओ यूहाओ का चेहरा कभी लाल, कभी सफेद हो गया। टैंग सान के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई, लेकिन हुओ यूहाओ उसे देख नहीं पाया क्योंकि उनके बीच धुंधली माया जैसी धुंध थी। टैंग सान की आवाज अब भी बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम जो कुछ भी कह रहे हो बेकार है। अगर तुम वूटोंग से मिलना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें मुझे हराना होगा। यह कहते हुए टांग सान ने अपना हाथ लहराया और एक तेज हवा का झोंका उठा जिसने हुओ यूहाओ को कई 100 मीटर दूर उड़ा दिया। वुटोंग, वुटोंग, मैं आ गया हूं। मैं हुओ यूहाओ हूं। तुम कहां हो? तुम कहां हो? हुओ यूहाओ ने दूर दिख रहे विशाल हॉल की ओर पूरी ताकत से चिल्लाया। चुप रहो, टैंगसन ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा। अचानक पूरा माहौल बदल गया। पहाड़, नदियां और स्वर्ग सा दृश्य गायब हो गया और उसकी जगह एक घना जंगल फैल गया। हुओ यूहाओ के चारों ओर सब कुछ हरा हो गया। हुओ यूहाओ ने चिल्लाना बंद कर दिया और हैरानी से चारों ओर देखने लगा। यह जगह उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी, जैसे वह फिर से ग्रेट स्टार डॉ फॉरेस्ट में लौट आया हो। अचानक एक भयानक और डरावनी मर्डरसनेस सीधे उस पर टूट पड़ी। वह इतनी घनी और प्रबल थी कि मानो सच में आकार ले चुकी हो। हुओ यूहाओ ने इंस्टिंक्ट से दूर देखा और डर के साथ देखा कि एक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। क्या वह क्या वह अब भी टैंग सेक्ट का एंसेस्टर है? इस पल टैंगसान पहले जैसा आध्यात्मिक और दिव्य गॉड नहीं रहा था। उसके लंबे बाल और शानदार वस्त्र खून जैसे लाल हो चुके थे। और भी डरावनी बात यह थी कि उसके पीछे का घना जंगल भी उसके चलने के साथ लाल होता जा रहा था। भारी मर्डरसनेस लगातार हुओ यूहाओ की ओर उमड़ रही थी, मानो वह सच में कोई ठोस चीज हो। उसके आसपास के पौधे उस भयानक आभा के सामने मुरझाने लगे। टैंगसान के पीछे का जंगल खून का समंदर बन चुका था और हो यूहाओ को ऐसा लगा जैसे वह पीछे से अनगिनत बदला लेने वाली आत्माओं की दर्द भरी चीखें सुन रहा हो। उसने इससे ज्यादा डरावनी मर्डरसनेस कभी महसूस नहीं की थी, यहां तक कि किसी ईवल सोल मास्टर से भी नहीं। यह कैसे हो सकता है? वह तो गॉड रियल्म का एनफोर्सर है, फिर वह किसी ईवल डीमन जैसा क्यों लग रहा है? टंगसान के शरीर से उठती खून लाल आभा इतनी गाढ़ी लग रही थी जैसे वह चिपचिपी हो, और उसकी बर्फीली आवाज गूंज उठी। जब तुम खुद मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं गॉड रेल्म का एनफोर्सर हूं और मुझे नियम तोड़ने वाले सभी गॉड्स को सजा देने का अधिकार है। मैं तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहता था ताकि मेरी बेटी उस सारे दर्द से मुक्त हो सके। बस
एक ही वजह से रुका रहा, क्योंकि गॉड रेल्म मानव दुनिया में दखल नहीं दे सकता। लेकिन अब तुम खुद गॉड रेल्म में आ गए हो। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था, लेकिन जब तुम मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो, तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। यह कहते हुए टैंग सान ने अपना दायां हाथ लहराया। जमीन पर मौजूद घास और पत्तियां अचानक फैलकर मोटी लताएं बन गईं और हुओ युहाओ को चारों ओर से जकड़ लिया। हर लता खून लाल थी और उन पर नसें धड़कती दिख रही थीं, जैसे वे जिंदा विशाल लाल सांप हों। वह मुझे मारना चाहता है? हुओ युहाओ के दिल में जबरदस्त डर भर गया। यह मर्डरसनेस बिल्कुल नकली नहीं थी। यह अब तक की सबसे भयानक थी। हुओ युहाओ वूटों के पिता से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इस वक्त उसे खुद को बचाना ही था। हुओ युहाओ के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी फूटी, जो तुरंत आइसी ब्लू रंग में बदलकर चारों ओर फैल गई। भयानक ठंड हवा में भर गई और जैसे ही लाल लताएं उस एक्सट्रीम कोल्ड से टकराईं, उनकी गति धीमी पड़ गई। हुओ युहाओ एक झटके में आसमान की ओर उड़ा और लताओं की जकड़ से बच निकला। लेकिन उसी पल माहौल फिर बदल गया। आसमान जमीन बन गया और जमीन आसमान। ऊपर उड़ते समय हुओ युहाओ का सिर जोर से जमीन में जा धंसा। यह पहली बार था जब हुओ युहाओ ने ऐसा अनुभव किया। जैसे ही वह जमीन से टकराया, खून लाल लताएं फिर से लिपट गईं और उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसकी अल्टीमेट आइस गॉडली पावर उन्हें धीमा कर सकती थी, लेकिन उनकी असली शक्ति को रोक नहीं पा रही थी। लताओं पर छोटे छोटे कांटे उग आए और उसके शरीर में धंसने लगे। उसकी मजबूत देह भी उन कांटों को पूरी तरह रोक नहीं पाई और तीखी पीड़ा उसके पूरे शरीर में फैल गई। लेकिन हुओ युहाओ ऐसा इंसान था जिसने अनगिनत दर्द झेले थे। उसने इससे कहीं ज्यादा पीड़ा सही थी। इसलिए भले ही उसका शरीर दर्द से अकड़ गया, लेकिन उसी दर्द ने उसका दिमाग साफ कर दिया। अगर उसे वूटों को ढूंढना है तो उसे जिंदा रहना होगा। वह यहां मर नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं। हुओ युहाओ की पीठ के पीछे एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह आइस बेयर किंग था। उससे तुरंत एक आनंद की अनुभूति फैल गई। 7 इमोशंस में से ब्लिस। हुओ युहाओ को जकड़े हुए खून लाल लताएं जम गईं और फिर हल्के हल्के हिलने लगीं, जैसे उन्हें जान मिल गई हो और वे खुशी से नाच रही हों। हुओ युहाओ ने मौका पाते ही इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और लताओं की पकड़ से निकल गया। लेकिन वह ऊपर उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। टैंग सान स्वर्ग और धरती तक को पलट सकता था। उससे बच निकलना बेहद मुश्किल था। इसी वक्त आसमान से एक विशाल लाल जाल नीचे गिरा और सीधे हुओ युहाओ की ओर आया। भारी मर्डरसनेस हवा में फूट पड़ी। हुओ युहाओ ने डर के साथ महसूस किया कि वह चाहे जो भी करे, उस जाल से बच नहीं पा रहा। वह जाल मानो पूरे स्पेस में बदल गया था और उसे निगलने वाला था। वह बच नहीं सकता था, इसलिए उसे सामने से ही भिड़ना पड़ा। हुओ युहाओ ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में रोशनी चमकी। मुझे जितना भी दर्द सहना पड़े, सहूंगा, ताकि मैं फिर से वूटों को देख सकूं। उसके शरीर को केंद्र बनाकर विशाल आइस कोन्स तेजी से बनने लगे और चारों ओर फूट पड़े। अनगिनत आइस कोन्स आसमान की ओर ऐसे उठे जैसे विशाल स्तंभ हों। हुओ युहाओ खुद चौंक गया। गॉड बनने के बाद क्या मेरा स्टार अनाइस ओमनी थ्रस्ट इतना ताकतवर हो गया है? उसके शरीर से सफेद रोशनी की तरंगें फैलीं। एब्सोल्यूट जीरो। हुओ युहाओ का एब्सोल्यूट जीरो अब एक गॉडली स्किल बन चुका था और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह उसकी सभी आइस टाइप क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता था। वे बर्फ के स्तंभ जमीन से उठकर 300 मीटर से भी ऊंचे हो गए। विशाल लाल जाल नीचे आया और आइस कोन्स से टकराया। आइस कोन्स धीरे धीरे टूटने लगे, लेकिन उन्होंने जाल को काफी देर तक रोके रखा और हुओ युहाओ को कुछ कीमती पल दे दिए। हुओ युहाओ पीछे की ओर भागा। उसने कभी भी टांग सन को हराने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वह जानता था कि यह बिल्कुल असंभव है। इसलिए उसके पास सिर्फ भागने का ही रास्ता था। टांग सान भले ही गॉड रेल्म का एनफोर्सर था, लेकिन वह अकेला एनफोर्सर नहीं था। हुओ युहाओ को पहले उसकी पकड़ से निकलना था, फिर किसी और तरीके से अपनी पत्नी को ढूंढना था। हुओ युहाओ पूरी ताकत से पीछे की ओर दौड़ा और उसी वक्त आइस पिलर्स को विस्फोट से उड़ा दिया। उसके पीछे आइस एम्प्रेस की परछाई उभरी। 7 इमोशंस में से एंगर। एंगर की भावना के कारण आइस एक्सप्लोशन की शक्ति पूरी तरह चरम पर पहुंच गई। वह विस्फोट ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद गहरी सांस छोड़ रही हो। जलती हुई क्रोध की भावना और अनगिनत बर्फीले धमाके मिलकर हवा में नाचते हुए बर्फ के असंख्य टुकड़ों में बदल गए। हुओ युहाओ के शरीर से फिर रोशनी की तरंगें फैलीं।
उसने सिर्फ एंगर के साथ आइस एक्सप्लोजन ही नहीं किया, बल्कि तुरंत स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस और आइस बेयर किंग का ब्लिजर्ड भी इस्तेमाल किया। उसने अपनी डोमेन कंट्रोल एबिलिटीज को उनकी पूरी सीमा तक पहुंचा दिया। पूरा जंगल आइसी ब्लू दुनिया में बदल गया। एब्सोल्यूट जीरो और ब्लिजर्ड की वजह से तापमान इतना गिर गया कि यहां तक कि गॉड रेल्म का एनफोर्सर होने के बावजूद तांगसान भी एक पल के लिए रुक गया। उसकी खून लाल आंखों में हैरानी झलक आई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, यह अभी अभी गॉड रेल्म में आया है और पहले ही रोंग नियनबिंग की इमोशंस की शक्ति को अपनी क्षमताओं के साथ इतनी आसानी से जोड़ चुका है। यह सच में बहुत अडेप्टेबल है और जितना ज्यादा दबाव पड़ता है उतनी ही इसकी पोटेंशियल बाहर आती है। हुओ यूहाओ जल्दी जल्दी पीछे हटता रहा। उसने महसूस किया कि ब्लिजर्ड के इस्तेमाल से मर्डरसनेस कमजोर हो गई थी और उसने राहत की सांस ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह हेवन एंड अर्थ को नियंत्रित कर रहा हो। क्या यही गॉड होने का एहसास है? हुओ यूहाओ के चारों ओर का माहौल धीरे धीरे मायावी होता गया, लेकिन शुरू से अंत तक उसके आसपास बस एक विशाल जंगल ही था, मानो उसका कोई अंत ही न हो। हुओ यूहाओ को पूरा भरोसा था कि अपनी मौजूदा पूरी रफ्तार से वह ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट तक को पार कर सकता था, लेकिन जिस जंगल में वह अभी था वह अंतहीन लगता था। उसने अपनी डिवाइन सेंस फैलाई, लेकिन उसे हर तरफ बस अनगिनत पेड़ और घनी वनस्पतियां ही महसूस हुईं। जब उसे पीछे से आती मर्डरसनेस अब महसूस नहीं हुई, तभी जाकर हुओ यूहाओ रुका। वह जमीन पर उतरा और पीछे मुड़कर देखा। वह अब भी उसी विशाल जंगल में था, लेकिन उसके फादर इन लॉ की वह डरावनी आभा अब मौजूद नहीं थी। हुओ यूहाओ की जान फिलहाल सुरक्षित थी, लेकिन अपनी हालत पर वह बस कड़वाहट भरी हंसी ही हंस सका। इतना ताकतवर और दबदबे वाला फादर इन लॉ होने के बाद वह टैंग वुतोंग को कैसे ढूंढ सकता था? ऊपर से उसका फादर इन लॉ गॉड रेल्म का एनफोर्सर था और वह खुद अभी अभी गॉड रेल्म में आया था। वह यहां की किसी भी चीज से परिचित नहीं था और वह लगभग कुछ भी करने की हालत में नहीं था। अब मुझे क्या करना चाहिए? वह पूरी तरह अनजान जगह पर था और किसी भी पल खतरे में पड़ सकता था। गॉड बनने के लिए उसने इतनी मुश्किलें झेली थीं, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में बेबसी की एक हल्की सी लकीर अब भी थी। हुओ यूहाओ कड़वी हंसी हंसते हुए आगे बढ़ा। चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले उसे इस जंगल से बाहर निकलना ही था। वह इसके ऊपर उड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा करने से वह बहुत आसानी से उजागर हो सकता था। इस जंगल के भीतर कोई रहस्यमयी शक्ति मौजूद लग रही थी और उसकी डिवाइन सेंस भी बहुत दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। हुओ यूहाओ को पता नहीं चला कि वह कितनी देर तक चलता रहा, जब उसके सामने का इलाका अचानक खुला और फैल गया और उसके सामने एक छोटी सी झील दिखाई दी। उस झील को देखते ही हुओ यूहाओ एक पल के लिए सन्न रह गया, क्योंकि उसे हैरानी से एहसास हुआ कि यह झील ग्रेट स्टारडू फॉरेस्ट की लेक ऑफ लाइफ से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। रुको! हुओ यूहाओ की आंखों में गहरी हैरानी चमक उठी, क्योंकि उसने अचानक देखा कि झील के किनारे एक छोटा सा कोर्टयार्ड था। उस कोर्टयार्ड के अंदर 3 लकड़ी के घर थे। वे बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन बेहद सलीकेदार और सुंदर थे। घने जंगल के बीच झील के पास उनका होना उस जगह को और भी शांत, सुंदर और काव्यात्मक बना रहा था। घर थे, यानी यहां कोई रहता होगा। हुओ यूहाओ जल्दी से उन लकड़ी के घरों की ओर बढ़ा। भले ही उसे यह नहीं पता था कि यहां कौन सा गॉड रहता है, लेकिन गॉड रेल्म के बारे में किसी से पूछना खुद अंदाजे लगाने से कहीं बेहतर था, खासकर तब जब उसने एनफोर्सर को नाराज कर दिया हो। कोर्टयार्ड के पास पहुंचकर हो योहो ने आवाज लगाई, यहां कोई है? हो योहो ने 3 बार पूछा। तभी बीच वाले लकड़ी के घर का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति बाहर आया। उस आदमी के बाल सुनहरे थे और शरीर मजबूत व ताकतवर था। उसके चेहरे के नैन नक्श साधारण थे और वह उम्र में थोड़ा सा 30 से ऊपर लगता था। उसके शरीर से एक बेहद प्राचीन और पुराने समय की आभा निकल रही थी। वहां खड़े खड़े ही वह किसी विशाल और अडिग पहाड़ जैसा लग रहा था, जो देखने वाले को अपने आप दबा देता हो। किसी वजह से हुओ यूहाओ को यह व्यक्ति थोड़ा जाना पहचाना सा लगा। उसे लगा जैसे उसने अभी अभी व्हाइट टाइगर ड्यूक को देखा हो। हुओ यूहाओ की आंखें बेहद तेज थीं और ध्यान से देखने पर उसने हैरानी से महसूस किया कि इस सुनहरे बालों वाले आदमी की आंखों में भी 2-2 प्यूपिल्स थे। अंदर आओ। सुनहरे बालों वाले आदमी की आवाज भारी और गहरी थी और उसमें धातु के टकराने जैसी गूंज थी। कोर्टयार्ड का दरवाजा खुल गया और हुओ यूहाओ अनायास ही अंदर चला गया, लेकिन शुरू से आखिर तक उसकी नजर उस सुनहरे बालों वाले आदमी के चेहरे पर टिकी रही।
उसके दिल में कुछ अंदाजा सा बन रहा था, लेकिन वह उसे पूरी तरह पक्का नहीं कर पा रहा था। वह आ गया। इसी पल एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज थोड़ी ठंडी थी, लेकिन बेहद मधुर और मन को छू लेने वाली थी। उस ठंडेपन में भी गहरी ममता घुली हुई थी। एक और व्यक्ति लकड़ी के घर से बाहर निकला। उसके काले बाल लहराते हुए पीछे गिरे थे। उसकी सादी काली पोशाक उसकी सुंदरता और गरिमा को और उभार रही थी। वह करीब 28 या 29 साल की लग रही थी। उसका शरीर परिपक्व था और चेहरा बेहद खूबसूरत। उसकी सुंदर आंखों से हल्की ठंडक झलक रही थी, लेकिन जब उसने हुओ युहाओ की ओर देखा, तो उसकी नजर में कोमलता और अपनापन साफ दिखाई दिया। तुम ही युहाओ हो, काले बालों वाली महिला मुस्कुराते हुए बोली। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उलझन थी। महिला हंसते हुए सुनहरे बालों वाले आदमी की ओर मुड़ी और बोली, यह तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। यह टियर 1 गॉड है, फिर भी यह मेरा डिसेंडेंट ही है। सुनहरे बालों वाले युवक ने गर्व से कहा। हुओ युहाओ की आंखें फैल गईं और उसके मन का शक उसी पल पक्का हो गया। आप आप कौन हैं? सुनहरे बालों वाले युवक ने जोश और चमक से भरी आंखों से उसे देखा। मेरा नाम दाई मुबाई है और यह मेरी पत्नी जूजू किंग है। दाई मुबाई, जूजू का दिंग। भले ही हो युहाओ के मन में पहले से ही अंदाजा था, लेकिन उनके नाम सुनते ही उसके खून में जैसे उबाल आ गया। वह अभी अभी गॉड रेल्म में आया था। एनफोर्सर उसकी जान के पीछे पड़ा था, और जब वह पूरी तरह उलझन और बेबसी में था, तभी उसे अपने एंसेस्टर्स से मुलाकात हो गई। हाँ, एंसेस्टर्स। 10,000 साल पहले जब श्रेक एकेडमी सिर्फ एक छोटी सी एकेडमी हुआ करती थी, तब वहां सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही दाखिला मिलता था, आम लोगों को नहीं। उसी दौर में श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स की वह पीढ़ी पैदा हुई, जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को हिला दिया। उसी के बाद श्रेक एकेडमी का नाम हुआ और टैंग सेक्ट का उदय हुआ। उस पीढ़ी के श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स के लीडर निस्संदेह तंग सान थे, जो आगे चलकर गॉड ऑफ द सी और आसुरा गॉड बने। लेकिन बाकी 6 लोग भी उतने ही असाधारण थे। उन 7 मॉन्स्टर्स में सबसे सीनियर व्यक्ति, जिसे टैंग सान भी बड़े भाई के रूप में मानता था, दाई मुबाई था। लोग उसे ईविल आई व्हाइट टाइगर के नाम से जानते थे, और वह पहला व्हाइट टाइगर दुलुओ था। व्हाइट टाइगर दाई फैमिली की विरासत थी, और व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाओ, जो हुओ युहाओ का पिता था, उसी वंश से था। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह व्यक्ति सच में ईविल आई व्हाइट टाइगर दाई मुबाई था, तो वह हुओ युहाओ का एंसेस्टर था। जूजुकिंग उस पीढ़ी के श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स में छठे स्थान पर थीं, और उन्हें नेदरवर्ल्ड स्पिरिट कैट के नाम से जाना जाता था। टैंगसान के अलावा उस पीढ़ी में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे भयानक फाइटिंग स्ट्रेंथ वाला व्यक्ति निस्संदेह दाई मुबाई ही था। किंवदंतियों में कहा जाता था कि दाई मुबाई भी गॉड बन चुका था, और बच्चों के जन्म के बाद बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इस पल हुओ युहाओ ने उस कथा को सच होते देख लिया। अपने सबसे मुश्किल समय में अपने ही खून से मिलना, यह एहसास हुओ युहाओ के लिए अविश्वसनीय रूप से भावुक कर देने वाला था। उसने अनायास ही अपनी डिवाइन सेंस फैलाकर दाई मुबाई और जूजुकिंग की ओर बढ़ाई। दाई मुबाई ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। हुओ युहाओ भावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। अगर उसने गलत एंसेस्टर को पहचान लिया, तो वह खुद को बहुत शर्मिंदा कर लेता। इसलिए उसे खुद पक्का करना जरूरी था। विरासत में मिली ब्लड लाइन समय के साथ नहीं बदलती। अगले ही पल हुओ युहाओ घुटनों के बल गिर गया और जमीन पर सिर टेक दिया। उसकी आवाज उत्तेजना से कांप रही थी। ग्रीटिंग्स, मेरे दोनों ग्रैंड एंसेस्टर्स। मैं हुओ युहाओ हूं। तुम्हें दाई युहाओ कहा जाना चाहिए, नहीं तो मुझे एंसेस्टर कैसे बुलाओगे? दाई मुबाई ने डांटा। दाई युहाओ? यह नाम हुओ युहाओ के दिल में गहराई तक उतर गया, और वह पल भर के लिए सन्न रह गया। हाँ, मुझे दाई युहाओ कहा जाना चाहिए, लेकिन क्या मैं सच में खुद को ऐसा कह सकता हूं? पुरानी यादें उसके मन में उमड़ पड़ी। कैसे उसकी मां ने बचपन में उसे दर्द और तकलीफों के बीच पाला। कैसे अंत में उसकी मां चल बसी और मिट्टी में सुला दी गई। दिल की गहराई से तीखा दर्द फूट पड़ा। चाहे उसकी समझ उसे कुछ भी कहे, और चाहे इस समय एंसेस्टर्स को नाराज नहीं करना चाहिए, फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाया और सिर उठाकर बोला, नहीं, मेरा सरनेम हुओ है, दाई नहीं। तुमने क्या कहा? दाई मुबाई की मूंछें तन गईं और उसके शरीर से एक बेहद डरावनी आभा फूट पड़ी। दाई मुबाई टियर 2 गॉड था और हुओ युहाओ टियर 1 गॉड, लेकिन फिर भी हुओ युहाओ ऐसा दब गया कि उसकी सांसें रुकने लगीं। उसे लगा जैसे वह फिर से टैंग सान के सामने खड़ा हो।
हुओ युहाओ ने दांत भींचे और किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में सिर्फ हठ और अड़िगपन था, और वही उसका जवाब था। दई मुबाई की आंखें ठंडी हो गईं। क्या तुम अपने एंसेस्टर्स को नहीं मान रहे हो? हुओ युहाओ का भाव भी सख्त हो गया। उन कुछ पलों में उसने अपना मन पक्का कर लिया था। कुछ चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो अनंत काल में भी नहीं बदलती। मैं ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सरनेम सिर्फ मेरी मां के साथ जुड़ा है। मेरी मां ने जन्म से लेकर अब तक मुझे असहनीय दर्द और तकलीफों के बीच पाला। घर में अगर जरा सा भी अच्छा खाना होता तो वह मुझे दे देती थी, और खुद ऐसा खाना खाती थी जो इंसानों को नहीं खाना चाहिए। अगर मेरी मां न होती तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। अगर ऐसा है तो एंसेस्टर्स को मानने का क्या मतलब है? मैं नफरत और बदले से ऊपर उठ सकता हूं, लेकिन जब मैं ताकतवर बना तब मेरी मां इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं उसके लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि जिंदा रहूं और उसका सरनेम आगे बढ़ाऊं। इसलिए मेरा सरनेम हुओ है, और यह कभी नहीं बदलेगा जब तक मेरी मां खुद जिंदा होकर मुझसे इसे बदलने को न कहे। शुरुआत में हुओ युहाओ को बोलने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन बोलते बोलते उसकी अपनी आभा भी मजबूत होती चली गई। अंत में वह दाई मुबाई के भारी दबाव को सहते हुए जमीन से उठकर खड़ा हो गया। उसके शब्द सीधे और साफ थे, और उसका रवैया अटल था। दाई मुबाई ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुमने टंग सान को नाराज कर दिया है, और हमारे बिना वह तुम्हें एक भी मौका नहीं देगा। वह तुम्हें मार भी सकता है। अगर तुम्हारा सरनेम हुओ है तो यहां से निकल जाओ। तुम दाई फैमिली का हिस्सा नहीं हो, और मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। गॉड रियल में तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं बचेगा, और तुम्हें टंगसन के फैसले का सामना करना पड़ेगा। हुओ युहाओ का दिल पूरी तरह ठंडा हो गया। उसने खुद पर तंज कसते हुए हंसी की, 2 कदम पीछे हटा और फिर से घुटनों के बल बैठकर दाई मुबाई और जू जुकिंग को प्रणाम किया। जब दाई मुबाई और जू जुकिंग को लगा कि शायद वह अपना मन बदल रहा है, तभी हुओ युहाओ अचानक सीधा खड़ा हुआ, मुड़ा और कोर्टयार्ड से बाहर की ओर चल पड़ा। उसने एक पल की भी हिचक नहीं दिखाई। वह पूरी दुनिया को दुश्मन बना सकता था, लेकिन अपनी मां के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता था। युहाओ। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। उस आवाज में भावनाओं का सैलाब था, हल्की सिसकियां थीं, और साथ ही अंतहीन ममता और अपनापन भी। यह आवाज सुनते ही वो युहाओ का पूरा शरीर कांप गया। उसकी आंखों में डर भर गया और वह जैसे जड़ हो गया। वह वहीं खड़ा रहा, हिल भी नहीं पाया। फिर धीरे धीरे मुड़ते हुए उसने पीछे देखा, और उसका शरीर लगातार कांप रहा था, भले ही उसका इरादा अब भी अडिग था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।